नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। ममदानी ने क्या मोहन भागवत की पूरी प्लानिंग को फ्लॉप कर दिया? भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त एक ऐसी नाजुक डोर पर टंगे हैं जिसे अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे की एक और चार्जशीट कभी भी काट सकती है। पन्नून केस में मर्डर फॉर हायर के आरोपों ने साउथ ब्लॉक की पहले से ही नींद उड़ा रखी है। इससे पहले अडानी का इशू, और ठीक इसी टाइमिंग पर, बिल्कुल इसी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में एक मेगा इवेंट करने जा रहे हैं। गोदी मीडिया आपको बताएगा कि ये सनातन का ग्लोबल शंखनाद है, लेकिन एक एलीट इन्वेस्टिगेटर की नजर से अगर आप देखें तो जब अमेरिका में राइट विंग यानी दक्षिण पंथ कमजोर पड़ रहा है, जब अमेरिकी डीप स्टेट भारत पर मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर दबाव बना रहा है, तब आरएसएस को अचानक न्यूयॉर्क में शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों आन पड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल, इस पूरे करोड़ों डॉलर के पीआर इवेंट की हवा उस वक्त एक आदमी ने कैसे निकाल दी जिसने डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन तक को उनके शहर में नहीं बख्शा था। जी हां, ज़ोहरान ममदानी। आज के इस डीप डेटा इन्वेस्टिगेशन में हम सतह पर नहीं तैरेंगे, हम बात करेंगे उन पीआर एजेंसियों की जो वॉशिंगटन डीसी में भारत की इमेज धो रही हैं। हम डिकोड करेंगे मोहन भागवत के सीक्रेट अमेरिकी एजेंडे को और बताएंगे कि जब दत्तात्रेय होसबोले विदेश गए थे तो उन्हें जो विरोध झेलना पड़ा उसने संघ के अंदर क्या खौफ पैदा कर दिया। दिस इज डेटा मीट्स डिफाइंस। चलिए इस ग्लोबल सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक को आप अगर समझना चाहते हैं तो एक सिंपल सा नियम है, लुक एट द टाइमिंग। मोहन भागवत ने अमेरिका जाने के लिए यही वक्त क्यों चुना? 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री ने एमएसजी में इवेंट किया था तब वो एक ऑफिशियल स्टेट विक्ट्री थी, लेकिन आज 2026 आते आते गेम तो पूरी तरह से पलट गया है, बदल चुका। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर अमेरिका में कोई बड़ा विक्ट्री इवेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और न्याय विभाग डीओजे ने पन्नून असैसिनेशन प्लॉट के जरिए भारत की डिप्लोमेसी की गर्दन पर तलवार रखी हुई। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक का नाम अमेरिकी मीडिया में उछाला जा चुका है। अडानी केस में किरकिरी हो चुकी। सरकार इस वक्त वॉशिंगटन में, जाहिर सी बात है कि डिफेंसिव मोड में। जब सरकार फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकती तब उसका वैचारिक संगठन यानी आरएसएस फ्रंट पर आता है। एमएसजी का यह इवेंट कोई सांस्कृतिक मेला नहीं है, यह अमेरिका के डीप स्टेट को एक सीधा सा संदेश है कि भले ही तुम हमारे डिप्लोमेट्स पर दबाव बना लो, लेकिन अमेरिका के भीतर मौजूद लाखों अमीर एनआरआई वोटर्स और फंडर्स आज भी हमारी मुट्ठी में है। ये एक पैरेलल डिप्लोमेसी है मोहन भागवत की, या उसकी प्लानिंग है। लेकिन इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? भारत का कोई भी संगठन सीधे अमेरिका में इवेंट नहीं कर सकता। इसके पीछे काम करती है हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी एचएसएस, जिस पर मैंने एक स्टोरी की है पहले, और वॉशिंगटन डीसी में एक लॉबिंग मशीनरी। एमएसजी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो पीआर मशीनरी है उसका ब्लूप्रिंट सिर्फ भगवा झंडे लहराना नहीं है, उसका ब्लूप्रिंट है अमेरिकी सीनेटरों की कैंपेन फंडिंग को इन्फ्लुएंस करना। ये कल्चर के नाम पर हार्डकोर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का खेल है। अब आप पूछेंगे कि संघ को अमेरिका जाकर अपनी इंटेलेक्चुअल इमेज बनाने की इतनी डेस्परेशन क्यों है? क्यों संघ इतना परेशान है? इसका जवाब छिपा हुआ है दत्तात्रेय होसबोले के विदेशी दौरों के उस ट्रॉमा में जिसे मीडिया ने कभी हेडलाइन नहीं बनने दिया। जब दत्तात्रेय होसबोले और संघ के दूसरे टॉप लीडर्स ने पिछले कुछ सालों में विदेशों का दौरा किया तो उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज जो हैं, उन यूनिवर्सिटीज में ग्लोबल थिंक टैंक और इंटरनेशनल मीडिया में संघ का नैरेटिव पूरी तरह से फ्लॉप है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस हैं, उन्होंने ग्लोबल लेवल पर संघ को एक एक्सट्रीमिस्ट संगठन के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। होसबोले के दौरों पर हुए विरोध ने एक बात साफ कर दी थी कि हम भारत के अंदर चुनाव भले ही जीत जाएं, लेकिन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल अखाड़े में हम हार रहे हैं। इसलिए मोहन भागवत का ये दौरा सिर्फ एनआरआई को भाषण देने के लिए नहीं है। आप उनका सीक्रेट इटिनरी देखिए, वो सिर्फ मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, पर्दे के पीछे किनसे मुलाकातें फिक्स की जा रही हैं, आप इनको देखिए। अमेरिकी राइट विंग के टॉप थिंक टैंक्स जैसे हेरिटेज फाउंडेशन जो प्रोजेक्ट 2025 चला रहा है, सिलिकॉन वैली के कुछ चुनिंदा कंजर्वेटिव टेक बिलियनियर्स, इन सब से मोहन भागवत मिल रहे हैं। और
रिपब्लिकन पार्टी के वो सीनेटर जो चीन के खिलाफ भारत को एक हथियार की तरह देखते हैं, उनसे भागवत मुलाकात कर रहे हैं। भागवत का मकसद अमेरिका के कमजोर हो रहे राइट विंग के साथ एक ग्लोबल अलायंस बनाना है। ये एक ट्रेड ऑफ है। संघ अमेरिकी राइट विंग को अपने एनआरआई नेटवर्क का डोनेशन और वोट देगा और बदले में अमेरिकी राइट विंग वॉशिंगटन में भारत सरकार के खिलाफ चल रहे मानवाधिकार और असैसिनेशन के मामलों को दबाने के लिए लॉबिंग करे। एक तो ये कोशिश है। ये सब कुछ एक परफेक्ट मास्टर प्लान की तरह चल रहा था अभी तक, लेकिन तभी एंट्री होती है ज़ोहरान ममदानी। ये पहले भी काफी वायरल रहे। भारतीय आईटी सेल ने आपको ये बताया कि ममदानी कोई एंटी इंडिया फ्रिंज एलिमेंट है। ये उनका सबसे बड़ा झूठ है। शुरू से ये एक बात प्लांट की जा रही है। ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का वो प्रोग्रेसिव हैवीवेट शख्स है जिसने न्यूयॉर्क के टैक्सी मेडेलियन क्राइसिस में वॉल स्ट्रीट के बैंकरों की नाक में दम कर दिया था और हाल ही में न्यूयॉर्क में नॉट ऑन आवर डाइम एक्ट लेकर आया था, जिसने इजराइल की फंडिंग तक पर सवाल उठा दिया। ममदानी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी डीएसए का वो चेहरा है जो अमेरिकी राजनीति में लेफ्ट की नई और आक्रामक लहर का नेतृत्व कर रहा है या प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब ममदानी ने भागवत के इवेंट का विरोध किया तो ये कोई साधारण कैंसिलेशन वाली बात नहीं थी। ममदानी का विरोध क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि संघ का जो वैधता यानी लेजिटिमेसी खरीदने का प्रोजेक्ट था वो ग्लोबल लेवल पर क्रैश हो गया। जब आप ट्रंप को घुटनों पर लाने वाले शहर में जाकर अपना डोमेस्टिक एजेंडा सेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां ममदानी जैसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी पीआर एजेंसी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते बल्कि आपके घर का डेटा पढ़ते। ममदानी ने दुनिया को यह बताने की कोशिश की अपने विरोध से कि जो संगठन भारत में माइनॉरिटी राइट्स, मणिपुर की हिंसा और हेट स्पीच पर चुप्पी साधे रखता है, उसे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में शांति और संस्कृति का मसीहा बनकर नहीं बैठने दिया। ये उस ग्लोबल प्रोग्रेसिव लेफ्ट का भारतीय राइट विंग पर डायरेक्ट वीटो जैसा हमला है। अब एक कदम पीछे हटिए और इस पूरे तमाशे को भारत के आम नागरिक के नजरिए से देखिए। अमेरिका में राइट विंग इस वक्त ऐतिहासिक क्राइसिस में है ट्रंप की वजह से। कैपिटल हिल के दंगे, ट्रंप के लीगल बैटल और जनसांख्यिकी बदलाव अमेरिका के दक्षिणपंथ को पूरी तरह से कमजोर कर चुका है और जो अभी ईरान वॉर हुई इसकी वजह से जो ट्रंप की रेटिंग है वो सर्वकालिक रसातल में है। ऐसे में दक्षिणपंथ अपनी जमीन तलाश रहा है और ऐसे नाजुक वक्त में जब भारत अमेरिका के कूटनीतिक रिश्ते पहले ही एक ग्लोबल मर्डर इन्वेस्टिगेशन की आग में झुलस रहे हैं, संघ को ये जिद क्यों है कि वो आग के पास जाकर ही अपना पीआर करेगा? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये इवेंट अमेरिका के लिए है ही नहीं, ये इवेंट आपके लिए है। जब भारत का युवा ये पूछता है कि मेरे स्टेट में पेपर लीक क्यों हुआ, जब मिडिल क्लास पूछता है कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, तब सत्ता के पास कोई ठोस आर्थिक डेटा नहीं होता। तब वो क्या करते हैं? वो वॉशिंगटन की पीआर एजेंसियों को करोड़ों का ठेका देते हैं। वो अमेरिका में एक विजुअल इल्यूजन पैदा करते हैं। जो पहले भी हुआ, वो आपको न्यूज चैनल पर मेडिसिन स्क्वायर की भीड़ दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए दुनिया हमारे सामने झुक रही है, राइट विंग के सामने झुक रही है। अगर अमेरिका में डंका बज रहा है तो आपकी बेरोजगारी एक छोटी सी कुर्बानी है इस महान राष्ट्र के निर्माण में। ये ऑप्टिक्स का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और ज़ोहरान ममदानी ने ठीक इसी वॉरफेयर की सप्लाई लाइन काट दी। तो इस पूरी जो जियोपॉलिटिकल डिकोडिंग है उसका कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि गोदी मीडिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इस विरोध को हिंदू फोबिया कहकर डराएगा। लेकिन आपने जो डेटा देखा, आपने देखा कि कैसे एक कमजोर होता ग्लोबल राइट विंग और एक डिफेंसिव भारतीय सिस्टम वॉशिंगटन की पीआर लॉबीज के सहारे एक दूसरे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को और ममदानी के विरोध को सिर्फ एक चश्मे से न देखिए। जब आपको टीवी पर विदेश में बैठे उन एनआरआईज की तालियां सुनाई जाएं जो अमेरिका की शानदार सड़क पर चलते हैं, जो वहां की फर्स्ट क्लास हेल्थ केयर लेते हैं और जो वहां डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं ताकि उनके अपने इमिग्रेशन राइट सुरक्षित रहें, लेकिन वही एनआरआईज जब भारत के लिए हार्डलाइन राइट विंग को फंड करते हैं तो उस हिपोक्रेसी को आपको पहचानने की। लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म इज द अल्टीमेट प्रिविलेज, ये आपने पढ़ा होगा। वे आपके टैक्स और आपकी तकलीफों की कीमत पर अपनी कल्चरल सुपीरियरिटी खरीद रहे हैं। ममदानी ने अपना काम किया
उन्होंने उस ग्लोबल पीआर मशीन का नकाब एक तरीके से नोच लिया है। अब सवाल आपका है, क्या आप अभी भी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की उस किराए की भीड़ को देखकर गर्व महसूस करेंगे, या अपने खुद के घर में उस 87 मिलियन बेरोजगारों के डेटा पर सवाल पूछेंगे? डेटा आपके सामने है, आप खुद तय करिए कि आपको क्या करना है। लेकिन जो मौजूदा वक्त है उसमें जब राइट विंग एक बार फिर से अपनी आप को बचाने की कोशिश करता है और पूरी दुनिया में, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख की एक कोशिश थी जिसको ममदानी ने एक छोटी सी सुई से, एक छोटे से विरोध से प्रभावित किया है। अब चूंकि ममदानी एक वायरल फिगर है तो इसकी चर्चा न सिर्फ अमेरिका में बाकी दुनिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शुरू हो गई, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं किसी और रिपोर्ट के साथ। बहुत शुक्रिया।